स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से हिंदी में जो टॉपिक है शब्द विचार उसके विषय में समझाऊंगी। तो इससे पहले मैंने आपको जो है एक वीडियो और भेजी थी जिसमें हमने शब्दों के जो आधार बताए गए हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द रचना है उसके बारे में समझा दिया। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, यानी रचना के आधार पर। तो सबसे पहले वही बोलते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं और इन्हीं के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे एक वाक्य है, राधा खेलने चलो। ठीक है, अब ये राधा जो है इसमें कितने मतलब वर्ण लिए गए हैं? र प्लस आ, ध प्लस आ, यानी राधा। इन वर्णों के मेल से ये एक शब्द बना है। ठीक है, लेकिन सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए, तब शब्द निरर्थक शब्द भी बनते हैं लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। तो वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द किससे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द जो का समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे राम, घूमने, ये दोनों शब्द हो गए, लेकिन जब व्याकरणिक नियमों से बन जाएंगे तब ये वाक्य पूरा बन जाएगा, पद बन जाएगा। राम घूमने गया, पूरा। वैसे राम घूमने लिख दिया, वाक्य पूरा नहीं है। ठीक है, तो अब जो है आज हम रचना के आधार पर उसके बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। अब देखो, रचना के आधार पर, रचना का मतलब होता है अर्थात बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए हैं? 3 भेद। सबसे पहला भेद आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और यदि उनके हम अलग अलग टुकड़े कर भी देते हैं, खंड कर देते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक ही रह जाते हैं वो। ठीक है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं वे। कौन से शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं? जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और वो परंपरा की दृष्टि से किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब हम उनके खंड कर देते हैं तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, वे निरर्थक रहते हैं। अब जैसे सेना, सेना, तो सेना, अब इसको हमने जब बनाया तो से प्लस ना, से प्लस ना, यानी कि से का भी कोई अर्थ नहीं है और ना का भी कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से हाथी, अब हाथी में हा प्लस थी, हा का अलग करें तो कोई अर्थ नहीं निकलता, थी को अलग करते हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब हमने इन शब्दों का खंड तो कर दिए, इन शब्दों के टुकड़े तो कर दिए, अलग अलग कर दिया, लेकिन इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। कोई है ऐसा भी हम वाक्य बनाए तो उसमें जो है हम करें कि से का अलग से अर्थ निकल जाए, ना का, हा का अलग, थी का अलग, सेना में से का अलग अर्थ कोई निकलता है? यदि उसको इकट्ठा शब्द बोलते हैं ना तो तब सेना बनता है। अब हाथी, हाथी एक जानवर है, अब हम हा अकेला बोले या थी अकेला बोले तो उसको तो हाथी तो नहीं बन सकता हो, तो दोनों को जो है मिलाएंगे तब वो हाथी बनता है। मतलब इनके यानी शब्दों के खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। वे शब्द कौन से कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। और ये किसके भेद है? रचना के आधार पर जो इनके भेद हैं ये रूढ़। अब दूसरा आ जाता है यौगिक शब्द। यौगिक, पहले तो आपको योग का पता होगा, योग मतलब मिलना। ठीक है, दो या दो चीजें मिलाते हैं तो उनका जो है योग कर देते हैं, हम कहते हैं कि योग हो गया। ठीक है, तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर बनते हैं और इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, टुकड़े किए जा सकते हैं। जब हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अब जैसे अब हम लेते हैं पुस्तक, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, तो बड़ा अर्थ पुस्तक मीन्स किताबें, आलय मैंने होता है घर या मंदिर यानी पुस्तकालय जो हम लाइब्रेरी बोलते हैं। तो इन दोनों का जो है अलग अलग खंड भी किए तब भी इनका जो अर्थ निकल रहा है। इसी तरह से हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम मैंने बर्फ, आलय मीन्स घर या मंदिर, तो जो बर्फ का घर है हिमालय पर्वत, तो इसके जो हमने दो टुकड़े किए दोनों का अर्थ निकला। अब जब हम समास करते हैं ना, समास भेद, तो समास का जब विग्रह करते हैं तो इसमें ज्यादातर समास वाले शब्द आते हैं यौगिक शब्दों में। तो समास का विग्रह करते हैं तो दोनों का अपना अपना अर्थ होता है दोनों शब्दों का। उसी तरीके से ये अब जैसे सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, सु मैंने अच्छा, पुत्र मैंने बेटा, अच्छा बेटा, कुपुत्र, कु प्लस पुत्र, कु मैंने बुरा, पुत्र मैंने बेटा यानी बुरा बेटा। तो ये होते हैं यौगिक शब्द। अब इसी का तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, पहले है रूढ़ शब्द, दूसरा भेद है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक की भांति बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए ही रूढ़ हो जाते हैं, उसका प्रयोग सिर्फ एक के लिए किया जाता है। अब जैसे हम करते हैं जलज, जल प्लस जल, जलज, जलज में क्या होता है कमल का फूल। अब जलज का जो अर्थ है वो हम लेते हैं कमल के फूल के लिए। पानी में तो और बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि और हम कहें ना कि मछली भी रहते हैं, सीप भी रहते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, लेकिन उनके लिए हम ये जलज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जलज का प्रयोग किसके लिए होता है, सिर्फ कमल के लिए। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, भी बनते तो यौगिक की भांति हैं लेकिन किसी एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी एक ही अर्थ के लिए उनको प्रकट किया जाता है। अब पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत मैंने पीला, अंबर मैंने वस्त्र, यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन है, विष्णु को बताया गया है। अब जो पीले वस्त्र धारण करने के लिए सिर्फ हमने पीतांबर शब्द का प्रयोग विष्णु के लिए करते हैं, ये नहीं कि हमने खुद पीले सूट पहने तो हमने पीतांबर पहना हुआ, हम ये कहें, ऐसे नहीं। ये एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है शब्द, पीतांबर यानी विष्णु के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आपको ये रचना के आधार पर जो शब्दों का भेद बताए गए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे जो है इसका तीसरा भेद है, तीसरा भेद इसका कौन सा आ जाता है, प्रयोग के आधार पर। तो अब प्रयोग के आधार पर इसके कितने भेद हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी यानी विकार का अर्थ क्या है, विकार का अर्थ है परिवर्तन, बदल जाना जिसको हम कहते हैं। तो जो विकारी शब्द हैं वो लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होकर के जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, ठीक है, लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होकर के जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं या वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब जो है ना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये शब्द विकारी होते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, ये संज्ञा है, संज्ञा है लड़का, लड़की, लड़कियां, इसका रूप बदल जाता है। अब लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, लड़कियां जा रही हैं, वाक्य का हम जो है ना इसका रूप बदल देते, वाक्य लिखेंगे तो बदल जाएगा। उसी तरह से सर्वनाम में जैसे मैं, मेरा और मुझे, ये शब्द का प्रयोग हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वैसा प्रयोग इनका भी करते हैं, इनका बदल जाता है रूप, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के लिए। अब क्रिया में जैसे आता है ना आया, आई, आए, अब लिंग के आधार पर बदल जाता है, लड़का आया, लड़की आई, है ना, सब आए, तो बदल जाता है रूप इनका। विशेषण में जैसे काला,
काली, काले, उसे भी याद करोगे तो लिंग वचन काल आदि से प्रभावित हो रहे हैं ये वाक्य, इनका हम वाक्य बनाते तो ये बदल जाते हैं। तो ये कौन से हुए शब्द? विकारी शब्द, यानी ये परिवर्तित हो जाते हैं लिंग वचन और काल के आधार पर। अब दूसरा इसका भेद है अविकारी शब्द। अब इसमें जो है लिंग वचन काल कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी ये बदलते नहीं हैं। और अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। दो भेद इसके बताए, विकारी, अविकारी, और अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये शब्द अविकारी होते हैं। अब जैसे हम कहें ना धीरे धीरे, और के सामने आह, वाह आदि, ये शब्द जो हैं ये कौन से हैं? अविकारी। इनको हम बदल नहीं सकते, ना तो लिंग के अनुसार बदल सकते हैं। अब लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़की धीरे धीरे चल रही है, ना वचन के कि लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं। ना तो लिंग के आधार पर कोई बदलाव होता है, ना वचन के आधार पर कोई बदलाव होता है। अब एक लड़के को बोलना आह तुमने, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, लड़की को भी वही कहेंगे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। सब लड़कियां तब भी हम यही करेंगे अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो मैंने जो है आपको शब्दों के भेद जो बताए हैं, 3 भेद तक करवा दिया। अब चौथा भेद है अर्थ के आधार पर, ये मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।